बच्चों सुप्रभात। आज वर्ग 10 के अंतर्गत मैं प्रेमचंद जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेमचंद की जीवनी बताऊंगा और उन्होंने जो रचना किया है, अपनी आत्मकथा में लिखा है, वो अपने बड़े भाई साहब के बारे में वर्णन किया है। वो कैसे थे उन्होंने उसका भी वर्णन किया है और उनके बड़े भाई साहब कैसे थे वो भी वर्णन किए हैं। अर्थात प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। उसके बाद इनका जन्म 31 जुलाई 1830 को बनारस के करीब लम्ही नामक गांव में धनपत राय ने, उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के लेखन कार्य किए। देखिए, प्रेमचंद जी का नाम हिंदी में विख्यात है। हिंदी पत्र पत्रिका कहानियाँ में उन्होंने अपना प्रेमचंद नाम लिखते थे और बचपन में धनपत राय के नाम से जाने थे और उर्दू की भी पढ़ाई करते थे। ये मामूली कहानीकार नहीं थे, उर्दू की पढ़ाई करते थे, मौलवी साहब से पढ़ते थे। वहाँ इनका जो है नवाब राय के नाम से जो है विख्यात था। वहाँ उर्दू की कविता कहानी जगह पर इनका नवाब राय के नाम से विख्यात थे। अब बताओ, एक ही आदमी 3 तालीम में 3 नाम से विख्यात हो, वो कितना बड़ा कलाकार हो सकता है। वो प्रेमचंद जी थे। हिंदी में अनेक पत्र पत्रिका कहानियाँ, संवाददाता, प्रेस रिपोर्टर के रूप में इन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी। सरकार के पक्ष में, विपक्ष में, लोगों के जन्म विरोध में बड़े बिजोड़ कहानियाँ इन्होंने लिखी है। वो प्रेमचंद जी थे। वो अपने बड़े भाई साहब का भी वर्णन किया था। अपने किस प्रकार थे और उनके बड़े भाई साहब किस प्रकार थे। इनकी कविता कहानियाँ में बहुत ही मानविकता मिलती है। बड़े ही अमीरी और गरीबी के बीच की खाई का वर्णन होता है। ये बहुत सारी कहानियाँ, ईमानदारी और गद्दारी के बीच की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की जो मार्मिक है। उसी में उन्होंने बड़े भाई साहब का वर्णन किया है। जो बड़ा भाई साहब क्या थे कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। कहने का अर्थ है कि प्रेमचंद जी के उम्र से बड़े भाई साहब की उम्र 5 साल ज़्यादा थे, परंतु क्लास 3 ही ज़्यादा थे। दोनों के बीच 3 क्लास का अंतर था। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इसी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझूं। बच्चों, बड़े भाई साहब उनका कैसे थे समझिए आप। प्रेमचंद जी के ऊपर वो अपना खूब हुकूमत करते थे। प्रेमचंद जी पर हमेशा पैनी नजर रखते थे। भले अपने 3 बेर फेल किए थे, मगर प्रेमचंद जी पर नजर में कमी नहीं रखते थे। तो वो उनके प्रेमचंद जी को उनके बात का हुक्म मानकर पालन करना पड़ता था, कानून रूप से समझकर स्वीकार करना पड़ता था। अब उनके बारे में उन्होंने जितना बात बताया, अब कह रहा है कि वह स्वभाव से
से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों और तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुक्त श्री राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी। अब बताओ बच्चों, प्रेमचंद जी ने बखान किया है कि छोटी उम्र थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। ये 5वीं में पढ़ते थे, वो 9वीं में पढ़ते थे। दोनों के बीच 4 साल का फासला था। अब बता सकते हैं, इनको हिम्मत नहीं होती थी। अब आगे है, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी जहाज दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद कर रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और बड़े साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था। स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। धन्यवाद बच्चों। प्रेमचंद जी पुस्तक लेकर बड़े भाई साहब की तरह हमेशा मनन नहीं करते थे। वो स्वतंत्र दिमाग के थे। खेलना कूदना उन्हें आनंद लगता था। बच्चों को सबसे प्रिय चीज खेलना। ये खेलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देते थे, इसे रोकते थे। फिर भी ये बच्चे इतने शरारती होते हैं, वो कूदकर कहीं से न कहीं से खेलने के लिए निकल जाया करते थे। इनके ऊपर खेलते कूदते थे, बड़ी स्वतंत्रता होकर जहाँ इनका मित्र जिधर ले जाए खूब घूमते थे। और रात में जब वापस आते थे तो बड़े भाई साहब की उनके ऊपर खूब फटकार होती थी। तरह तरह की जैसो बात भाई साहब बोलते थे, चुपचाप मौन होकर सुन जाते थे। बड़े साहब भाई बोलते बोलते थक जाते। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़ता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर आगे पीछे हिलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े साहब ये अब बताए कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ाते तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ न आएगा। लेकिन पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि बच्चे चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गहरा नथु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। बच्चों, बड़े भाई साहब की फितरत को देखो।
ये शारीरिक रूप से कोई काम धाम करते नहीं थे, हरदम किताब लिए हुए बैठे रहते थे, कॉपी लिए हुए बैठे घसते रहते थे, चित्र सब बनाते थे, बाहर खुली हवा में खेलने नहीं जाते थे। और प्रेमचंद जी को खेलना पसंद था, इसीलिए लाख कहने के बावजूद भी चुपचाप सह के स्वतंत्र रूप से खेला करते थे। इस तरह से प्रेमचंद जी द्वारा रचित भाई साहब के बारे में उन्होंने जो उनकी करतूत पर दिया है कि वो हमेशा हुक्म का पालन करते थे, भले अपने परीक्षा में फेल हो जाते थे परंतु अपने छोटे भाई को हमेशा यह नसीहत देता था कि तुम मन लगा कर पढ़ो। तो छोटा भाई कहता था कि भाई साहब आप क्यों फेल हो जाते हो, इस पर वह उस पर रोष प्रकट करता था, उसको डांटता था। अर्थात अपनी बुद्धि विवेक का जिसके पास नहीं हो, अपने स्वास्थ्य स्वाध्याय का सब कुछ नहीं केयर करे तो न उस व्यक्ति को स्वास्थ्य काम आता है, ना तो उसको उसका स्वाध्याय काम आता है। इसलिए समय के साथ सब कुछ करना चाहिए, बच्चों को खेलना भी जरूरी है और स्वाध्याय भी जरूरी है। अब है दूसरा पॉइंट, सालाना इम्तिहान हुआ, बड़े साहब भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, बड़े साहब को आरे हाथ ले लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए मजे में खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी रहा, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, वह मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। बड़े साहब का, भाई साहब का वह रोग मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है, मैं तो खेलते कूदते दरवाजे और दर्जे में अव्वल आ गया। जवान में यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। बड़े भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उनके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास होना। कहने का अर्थ है बच्चों कि बड़े भाई साहब परीक्षा में फेल हो जाते थे और प्रेमचंद जी पास हो जाते थे। धीरे धीरे 3 साल के बाद सब दोनों भाई एक एक क्लास में आ गए। अब बताइए, फेल होते होते रहते थे और फिर भी इनके ऊपर वो तरह तरह की हुकूमतें डाला करते थे, इनके ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाया करते थे। इस तरह समाज में प्रेमचंद जी ने बताया है कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच आज भी बड़ा भेदभाव बढ़ता जाता है। हमें इस भेदभाव से नहीं भेदभाव करना चाहिए, हमें सबके पास समता का व्यवहार करना चाहिए। कोई बड़ा भाई समाज में तब बड़ा है जब वह समाज के लिए बड़ा काम करता है। अगर छोटा भाई समाज और देश के लिए, परिवार के लिए बड़ा काम करता है तो
छोटा भाई ही उस समाज और देश का बड़ा भाई बना। इसलिए हमें पौराणिक रीति रिवाज अंधविश्वास पर नहीं भागना चाहिए, हमें हकीकत समझना चाहिए और हकीकत समझकर हकीकत का पहचान करना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। प्रेमचंद जी ने बताया। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग 10वीं के अंतर्गत बड़े हिंदी पाठ्य पुस्तक के बड़े भाई साहब पाठ के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं और इस कहानी का मैंने 2 प्लॉट कल पढ़ा दिए थे। आज नंबर 3 प्लॉट पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब इस कहानी का तीसरा प्लॉट क्या कह रहा है उसके बारे में गौर से सुनिए। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। देखिए बच्चों, बड़े भाई साहब अथक प्रयास करते थे, परिश्रम करते थे, परंतु डायरेक्शन सही नहीं था, इसलिए उनका परिश्रम फेल हो जाता था। और प्रेमचंद जी छोटे भाई साहब थे, ये खूब खेलते थे, खूब स्वतंत्र होकर के पढ़ाई करते थे। जितना देर पढ़ते थे स्वतंत्र से पढ़ते थे और मन से लगाकर पढ़ते थे। नतीजा होता था कि परीक्षा में प्रेमचंद जी पास कर गए, वो में भी फर्स्ट डिवीजन से पास किए, प्रथम श्रेणी से, और भाई साहब फिर उस साल फेल हो गए। उनके दोनों बीच का अंतर अब 2 साल का रह गया था। अब है जी में आया, बड़े भाई साहब को आरे हाथ लो, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। अब आइए, प्रेमचंद जी को जी में आया। जी में आया कि मन में ये वेदना उत्पन्न हुई कि मैं प्रथम श्रेणी से पास करूं, परंतु क्या हुआ, लेखक प्रेमचंद जी बताते हैं कि आप उसे समझाना चाहते हैं अपने बड़े भाई को कि आपने इतना अथक घोर तपस्या किया, उसका परिणाम क्या निकला? मैं तो खूब मजे से खेलता भी रहा और परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास किया, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लेखक के मन में बहुत बात उभरा कि उन्हें कुछ कहूं और कहूं, परंतु उन्होंने देख समझा कि अगर इस समय मैं अपने बड़े भैया को कुछ कहूंगा तो जले हुए पर नमक छिड़कने जैसा तकलीफ होगा, इसीलिए कहना उचित नहीं। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जुबान से यह हेकड़ी जताने की साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। जब लेखक प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब फेल हो गए और सफल हो गए तो लेखक का उनके प्रति ये वॉइड की भावना उत्पन्न होने लगी। इनके मन में तरह तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी, परंतु अपने भाई का सम्मान, बड़े भाई का सम्मान करते हुए उन्होंने कुछ नहीं बोला। मन में इनको होता था कि मैं उनसे कहूं कि आपने परिश्रम किया तो क्या किया, परंतु बड़े भाई का जो पहले खौफ था इनके ऊपर, पहले जो आतंक था, वो डर इनके चेहरे पर अब नहीं थी। अब स्वतंत्र होकर खेलते थे।
भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया। यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी माहिक उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कहने का अर्थ है बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक के बड़े भाई भले परीक्षा में फेल हो गए हों लेकिन उनकी बुद्धि तीव्र थी। उन्होंने इसे लेखक को डांटते हुए कहा कि इस साल तुम प्रथम श्रेणी से पास करके दिखाओ। पास कर भी लोगे तो तुम्हें अनुभव नहीं होगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूं और बड़ा हूं। परीक्षा में पास कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बुद्धि का विकास होना और जो कुछ पढ़ना उसका अभिप्राय समझना, उसका यथार्थ समझ में आना। तुम्हें घमंड हो गया है। उन्होंने प्रेमचंद जी को डांटते हुए कहा कि तुम्हें घमंड हो गया। रावण को भी घमंड हो गया था। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी राजा उसे कर पहुंचाते थे, परंतु उसे क्या हुआ, घमंड ने उसे नामो निशान मिटा दिया। इसलिए बच्चों, भगवान विष्णु ने कृष्ण ने भी कहा है कि भगवान का भोजन क्या है, उनका भोजन घमंड है। किसी मानव को, किसी प्राणी को जब अधिक अभिमान हो जाता है तो वो उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, खा जाते हैं उसे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान को त्याग देना चाहिए। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, उसे अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। उसके बाद लेखक ने बता रहा है कि अभिमान इंसान को नहीं करना चाहिए। शैतान अपने अभिमान के कारण शैतान कहलाते हैं। साहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। देखो, इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कहा है कि किसी कारणवश धोखा से किसी को कुछ मिल जाए तो वह बार बार उसको नहीं मिलता है। अपॉर्चुनिटी किसी को एक बार ही मौका मिलता है। अगर उस मौका में आप सफल हो गए तो आप पर ईश्वर की अनुकंपा है। अगर आपने उस मौका का उपयोग नहीं किया तो आप पिछड़ जाएंगे, यह आपकी मूर्खता होगी।
इसीलिए कहने का अर्थ है कि अपने आए समय, वर्तमान समय का भरपूर उपयोग करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये आपको सोचिएगा कि हमारे नसीब में इंजीनियर बनना, डीएम बनना, सीएम बनना, पीएम बनना लिखा हुआ है, अपने बन जाएंगे, तो ये सोचते सोचते आपका चिता जल जाएगा, मगर आप सीएम, पीएम, डीएम नहीं बनिएगा। उसको बनने के लिए उसके सांचे में ढलना होगा, तो आप बनिएगा। विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों से लड़ना होगा, तब आप आगे बढ़िएगा। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगी। देखिए, लेखक प्रेमचंद जी को उनके बड़े भाई साहब कहते हैं कि तुम जब मेरे क्लास में, मेरे दर्जा में आओगे ना, तो जब तुम अलजेब्रा पढ़ोगे और ज्योमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे दांतों से पसीना आने लगेगा, तब तुम पता चलेगा, तब तुम्हें इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से लेखक के बड़े भाई प्रेमचंद को भरिया रहे हैं, प्रेमचंद जी को किस तरह से डरा रहे हैं, किस तरह से अपना बाहबाही उन पर बरकरार रहे, इसलिए उनको भरमा रहे हैं, उनको अंधा बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आइए, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ था, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, सफा चट। बात भाई बच्चों, ये हेनरी 7 और 8 वो हेनरी हुआ, तो हेनरी 1 के समय में वो क्या सब किया, हेनरी 2 क्या किया, हेनरी 2, ये तो 8 के नाम को समझना होगा, तब तो आपको पता चलेगा कि कौन कांड हुआ। जैसे रामायण 7 कांड में है, 7 पार्ट में है, तो 7 पार्ट को समझना होगा आपको। अगर नहीं समझिएगा तो कौन कांड कहाँ हुआ, तो उल्टा पलटी आंसर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा उत्तर। अब सिफ्र भी ना मिलेगा, सिफ्र भी हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स वाट हुए हैं, दर्जनों विलियम कोरियो चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पंछी दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए, मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी ममतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा, पूछिए इससे क्या प्रयोजन, दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधी ही रहे। मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है, तो यह क्या सब खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। देखिए, लेखक प्रेमचंद जी को उनके बड़े भाई साहब
ज्योमेट्री के बारे में भड़का रहे हैं कि ज्योमेट्री में रेखा है और उस रेखा का नाम जो है, अगर ऐसे रेखा है और ऐसे रेखा है अगर, इसका नाम ब और ज है, तो उनका कहना है कि अ ब की ज की जगह अगर आप जो है अ ज ब लिख दिए तो गलत है, वाकई भी गलत है। रूट तो इसका ही इस रूट से है। आपका टिकट बना हुआ है इस रूट से, आ जाइएगा ये रूट से तो पकड़े जाइएगा। तो रूट से तो बता रहा है कि अ ब ज सही है, तो आप जो अ ब ज का टिकट है ट्रेवलिंग करने का, तो आप अ से ब जाइएगा, ब से बरौनी हुआ, और उसके बाद जंक्शन जहां जाना हो, और आप ऐसे न जाके ऐसे जाइएगा तो आपको जो है नुकसान होगा ही, नंबर तो कटेगा ही। इसी का तो नाम ज्योमेट्री है ना। ज्योमेट्री पढ़ता है तब तो पुल बनाता है, बड़ा बड़ा इंजीनियर बनता है। आप जो उल्टा पुल वहां लगा दीजिएगा, खरबों का प्रोडक्ट जो है खराब होगा। इसीलिए ना ज्योमेट्री में कहता है कि अ ब ज ही सही होगा, अ ज ब नहीं सही होगा। ऐसे जो पुल बना है, आप ऐसे न लगा के ऐसे घेर दीजिएगा तो पुल गड़बड़ा जाएगा ही। इसलिए उनका कहना वाकई सही था कि जो जिस डायरेक्शन में हो है उसको उसी डायरेक्शन में देना जरूरी है, वही अच्छा रहता है। अब आइएगा, कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब इस कहानी में बता रहा है कि उन्हें बार बार कहता था कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब बच्चों, समय की पाबंदी पर निबंध लिखने का मतलब यह है कि समय बहुत कीमती है, समय मूल्यवान है। जो समय से पहले सतर्क रहता है वही जीवन में सफल भी होता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि समय ही धन है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए, अब है जो लेखक कह रहे हैं कि मेरे आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है बस, मगर वो शायद उनके उपदेश का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। कहने का अर्थ है कि लेखक को एहसास भी होता है प्रेमचंद जी को कि बड़े भाई साहब उनको डांटते थे तो वो संभल करके लिखते थे और परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करते थे। तो उनको एहसास भी होता है प्रेमचंद जी को कि शायद बड़े भाई साहब का ही मेहरबानी है, कृपा है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो रहा हूँ। जो डांटते हैं इसी कारण से मैं आगे अच्छे नंबर से पास कर रहा हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। देखो बच्चों, बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का निगाह छोटों को ऊंचा और महान बना देता है। जब बड़ा भाई किसी अपने छोटे पे निगाह रखता है, उसके ऊपर शासन करता है, तो सारा काम सुचारू रूप से चलता है।
अब लेखक को डांटना जो छोड़ दिए तो बोले प्रेमचंद जी और स्वच्छंद हो गए। पहले तो डर से कुछ पढ़ भी लेते थे, अब पढ़ना भी इन्होंने मनमाना कर दिया, बंद कर दिया। आइए एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहासा दौड़ जाता जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झारदार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्रभाव से बोले, इन बाजारी छात्रों के साथ धेले से के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आते? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, लेखक जो स्वतंत्र रूप से पतंग लूटने के लिए लड़कों दोस्तों के साथ दौड़ रहे थे, उसी बीच लेखक के बड़े साहब भाई साहब उधर से लौट रहे थे। उन्होंने प्रेमचंद जी का हाथ पकड़ लिया और डांटने लगे कि तुम इन लोगों के साथ, इन छात्रों के साथ, इन लड़कों के साथ पतंग लूटने जा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अब 8वें वर्ग में चले गए हो और इन छात्रों के साथ तुम्हें अपने पोजीशन पर ध्यान देना चाहिए। अब आइए, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्र के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसकी 8वें दर्जे में आकर बाजारी छात्रों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। देखो, लेखक के बड़ा भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं कि 8वें वर्ग में 8वां वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उस जमाने में 8वां पास करता था तो वो शहर के डिप्टी मैनेजर बन जाते थे। नहीं, डिप्टी मैनेजर बन जाते थे, बड़े बड़े अफसर बन जाते थे। और प्रेमचंद जी जब 8वें वर्ग में गए तो 8वें वर्ग का महत्व बड़े भाई ने उन्हें अच्छी तरह से समझाया। अब आइए, अब है, दर्द न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव खुल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है,
एमए है कि नहीं, और यहाँ सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे, तब से उनको माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है। जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो तो भाईजान यह गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक भले छोटा भाई थे और बड़े भाई का बड़ी सम्मान करते थे, और बड़ा भाई भले अपने इम्तिहान में वो फेल हो जाते थे, मगर छोटे भाई के साथ बड़े भाई का फर्ज बड़ा अच्छा तरह से अदा करते थे। लेखक को कनकौआ पतंग लूटते हुए देखा तो उन्हें तरह तरह की बातें कही, उनको समझाया, उनके महत्व को समझाया, उनकी गरिमा को समझाया, वर्ग 8 की गरिमा को समझाया, सारी बातों से अवगत कराया। कहा कि अगर नहीं मानोगे तो थप्पड़ भी दिखाया कि इसी थप्पड़ का मैं प्रयोग करूंगा, अर्थात तुम्हें पिटाई भी करूंगा। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और मैं भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने का मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचता है, लेकिन क्या करो, खुद बेराह हूं। चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करो, यह कर्तव्य तो मेरे सिर है। संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ा चला रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार लेखक को समझाते समझाते जब उसी समय में एक पतंग ऊपर से लहराता हुआ आ रहा था। लेखक के बड़े भाई साहब की उसकी निगाह उस पर पड़ी, उन्होंने हाथ से पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ दौड़ते हुए भागने लगे और लेखक भागने लगे। दोनों भाई कनकौआ अर्थात पतंग को लेकर छात्रावास में पहुंच गए। इस तरह बड़े भाई साहब कहानी समाप्त हो गया। अब इसको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे और इसका प्रश्न आंसर बनाना है। अब इसका प्रश्न आंसर है, देखो पहला है, छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर क्या उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। प्रश्न है बच्चों, ये पहला प्रश्न है, ये प्रथम प्रश्न में है कि लेखक ने अपने पढ़ाई का समय सारणी टाइम टेबल बनाया और अच्छी तरह से उसका पालन नहीं कर पाया, क्यों? ये प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं कर पाया। लेखक एक अनुभवी और परिश्रमी विद्यार्थी छात्र थे। ये सोच से ऊंचा और परिश्रमी होने के कारण स्वतंत्र मस्तिष्क, स्वतंत्र दिमाग के थे। खेलने कूदने में इन्हें बहुत आनंद आता था, इसलिए वह अपना टाइम टेबल तो बनाया सही,
परंतु टाइम टेबल का उन्होंने कभी भरपूर उपयोग नहीं किया, जिसके कारण से उनका बड़ा भाई उन पर बार बार बरस पड़ते थे, उनको डांटते थे, समझाते थे, परंतु लेखक का टाइम टेबल कभी सही से उपयोग नहीं। अब इन प्रश्नों को बना करके लाना है अच्छी तरह। धन्यवाद बच्चों। 5 मिनट हुआ सर।